नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कनिष्क के बारे में। कनिष्क कौन था? तो कहते हैं कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। जब यह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तब इसने एक संवत चलाया था जिस संवत का नाम था शक संवत। यानी इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था जिस शक संवत को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। ठीक है। और यह जो शक संवत है, यह शक संवत शुरुआत होता है चैत माह से। ठीक है। और चैत जो माह है वह 21 या 22 मार्च से प्रारंभ होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शक संवत है वह भारत सरकार द्वारा अपनाया गया, जो कनिष्क के राज्यारोहण के समय प्रारंभ हुआ था और 21, 22 या 22 मार्च को ये प्रारंभ होता है, जिसे हम चैत्र माह कहते हैं। फिर बात किया जाए कनिष्क के बारे में, तो आपको पता है कि कनिष्क जो था एक महान सम्राट था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने सीधे सीधे जो अशोक की नीति थी सेम टू सेम वही नीति इसने भी अपनाया और बौद्ध धर्म के माध्यम से इसने क्या किया था, राज्यों को विजित किया था। इस प्रकार कहते हैं कि जो कनिष्क था ये विदेशी राज्यों को भी विजित किया था, जिसमें जापान का भी नाम आ जाता है, चाइना का भी नाम आता है। ठीक है। इसकी जो राजधानी थी, ये दो राजधानी थी। एक था पहले ही पुरुषपुर पेशावर, ठीक है, जो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इसने यूपी के मथुरा को जीता और मथुरा इसकी दूसरी राजधानी बन गई। ठीक है। कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि यह अपने साम्राज्य में जितने भी लोग रहते थे और जिन जिन धर्मों को मानते थे उन्हें ये फ्री किया था कि आपको जो मन करे, जिस धर्म को मन करे उस धर्म में आप अपनी आस्था रखें। इस कारण इसे हम धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखते हैं। ठीक है। यह क्या किया था कि जो रोमन साम्राज्य होते हैं, ठीक है, जो यूरोप के रोमन साम्राज्य होते हैं, वे लोग कैसर या सीजर की उपाधि धारण करते हैं। तो इसने भी क्या किया था, कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण कर लिया था। साथ ही साथ इसने ऐसा नहीं था कि इसने कैसर और सीजर की उपाधि धारण किया था। जो शक शासक थे उन शक शासकों की भांति इसने क्या किया था, इसने छत्र व्यवस्था को लागू किया था। क्लियर? ठीक है। तो ये कनिष्क के बारे में था। आगे हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में ही। अब देखिए, अब कहते हैं कि कनिष्क जब पाटलिपुत्र को जीतने गया था तो वहां पे इसकी मुलाकात अश्वघोष से हो जाती है। ठीक है। और अश्वघोष को कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के बारे में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है। ये इतने ज़्यादा कहते हैं कि ज्ञानी थे कि ये किसी से भी कहते थे आओ मुझसे द्वंद्व कर लो इस ज्ञान के मामले में। कनिष्क जब पाटलिपुत्र को जीत रहा था उस दौरान वो अश्वघोष से मिला। अश्वघोष से जब ये मिला तो अश्वघोष के जो बुद्ध में इतनी उनकी ज्ञान थी, उनकी बातों से प्रभावित होकर, ध्यान रखिएगा, ये अश्वघोष से प्रभावित होकर इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आप वसुमित्र मत याद करिएगा, अश्वघोष। ठीक है। तो यह अश्वघोष के प्रभाव में आकर क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। और आपको पता है कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के द्वारा ही अपने राज्यों का प्रचार प्रसार कर रहा था। सेम यही क्रिया इसने भी क्या किया कि अपने साम्राज्य का जो विस्तार था वो बौद्ध धर्म या बौद्ध नीति के द्वारा ही करने लगा। इस कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि जो द्वितीय अशोक है वो कनिष्क को कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं आगे। अशोक के समय जो द्वितीय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, आपको पता है कि अशोक के समय कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। और पहला आपको पता है कि अजातशत्रु के समय में, दूसरा कला अशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा ये कनिष्क के समय में हुआ था। तो कहा जाता है कि ये कुंडलवन में जब इसकी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी
तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, लेकिन जो अश्वघोष थे उनको इसका वाइस प्रेसिडेंट अर्थात कहा जाए तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है, एक हीनयान और एक महायान। क्या है ये हीनयान और क्या है ये महायान? ठीक है, ये तो हम बौद्ध जो जब हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। क्या होता है कि जो लोग बुद्ध की बातों को, ठीक है, उनके बातों में विश्वास करते थे वो हीनयान वाले थे। फिर हुआ कि जो उनकी कुछ नीतियां थी उनको अपनाते थे वो हीन वाले थे। लेकिन जो बाद में कनिष्क ने कहा कि एक काम किया जाए कि बुद्ध की मूर्ति बनाकर बुद्ध की पूजा किया जाए, जो लोग बुद्ध को पूजने लगे वो महायान कहलाने लगे। ठीक है, अब ये बौद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि इसने क्या किया, बिहार, चैत्य, स्तूप इत्यादि का निर्माण कराने लगा। अब इसने इस सब का तो निर्माण कराया ही था, जो इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, ठीक है, यानी पेशावर जो था, वहां पर इसने 400 फीट ऊंची 13 मंजिल एक टावर का निर्माण कराया था। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है ये कि इसने क्या किया था कि पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला एक टावर बनवाया था। ठीक है, कहा जाता है कि इस टावर के पास एक संघाराम निर्मित किया गया, जिसे कनिष्क के चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क के चैत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस संघाराम का निर्माण किसने कराया? तो कहते कि एक यवन वास्तुकार थे अगिलस। ठीक है, अगिलस ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, जो संघाराम चैत्य था, ये संघाराम चैत्य पुरुषपुर में स्थापित था, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस ने किया था। कौन किया था? अगिलस ने किया था। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? संघाराम जो है इसे कहते हैं कनिष्क चैत्य। ठीक है, ये कनिष्क के बारे में ये बातें थी। अब देखिए, आपको पता है कि ये चैत्य बना रहा है, बिहार बना रहा है, तो इसने क्या किया कि जो कला और संस्कृति थी, भाई इस हिसाब से तो कला और संस्कृति का संरक्षण कर रहा है। फिर इसके समय में मूर्ति कला की गंधार व मथुरा शैली का जन्म हुआ। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि गंधार और मथुरा शैली, हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे, गंधार और मथुरा शैली को डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन इस समय मैं सिंपल बता दूं कि जब ये हुआ कि बौद्ध जो थे दो संप्रदाय में जब बट गए, हीनयान और महायान। और महायान में करना क्या था? महायान में मूर्तियां निर्माण करनी थी। लेकिन अब मूर्तियां निर्माण होंगी तो उनके लिए कारीगर तो चाहिए, और कारीगर होगा कौन? उनको जिनको क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा। ठीक है, यानी उनके लिए कोई विद्यालय होनी चाहिए। तो इनके लिए क्या किया गया? दो विद्यालय स्थापित किए गए। एक विद्यालय जो पाकिस्तान का गंधार क्षेत्र है वहां पे, और एक मथुरा। और दोनों जो है अलग अलग शैली से। जो गंधार है ये आपको यूरोपियन शैली इसमें मिलेंगी। ठीक है, आगे हम इस पे पूरा का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि ये गंधार शैली और मथुरा शैली क्या है। बस इतना जान लिया जाए कि इसी के समय, कनिष्क के समय में क्या हुआ था कि मूर्तियों के निर्माण करने के लिए इन जो शैली का विकास किया गया। कौन कौन सी? गंधार और मथुरा शैली। आगे बात किया जाए तो एक मार्ग है सिल्क मार्ग। ठीक है, सिल्क रूट जिसे भी कहते हैं। यह जो सिल्क रूट था इस पर कनिष्क का नियंत्रण था। कई बार प्रश्न आता है कि सिल्क रूट पर किसका नियंत्रण था? तो सिल्क रूट पर कनिष्क का नियंत्रण था। और ये जो सिल्क रूट थी ना, ये चाइना से रोम तक जाती थी। बस इतना ही ध्यान रखिए, आगे बहुत ज़्यादा कई चीज़ें ना स्किप भी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए तो इसके दरबार में कुछ विद्वान थे, उनको संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें से थे वसुमित्र। ठीक है, अब वसुमित्र वही वसुमित्र जिनको क्या किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनाया गया था कुंडलवन में। ठीक है, वसुमित्र ने एक रचना रची थी जिसका नाम था महाविभाष्य शास्त्र। महाविभाष्य शास्त्र। ठीक है, और इस महाविभाष्य शास्त्र में इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। जो वसुमित्र थे इन्होंने
महाविभाष्य शास्त्र की रचना की और जिसे क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अब एक नागार्जुन थे जो कि एक प्रकार के दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। दार्शनिक और वैज्ञानिक होने के कारण इन्हें मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो है किसे मार्टिन लूथर कहा जाता है, वसुमित, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, तो आप क्या बताएंगे, नागार्जुन को। एक नागार्जुन की ग्रंथ है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। ठीक है, नागार्जुन की ग्रंथ है माध्यमिक सूत्र और वसुमित्र की ग्रंथ है महाविभाष्य। ठीक है, तो जो नागार्जुन की ग्रंथ है माध्यमिक सूत्र, उसमें सापेक्षता का सिद्धांत, जो रिलेटिविटी होती है, ठीक है, जैसे गति की सापेक्षता का सिद्धांत आपने देखा था ना कि क्या होती है, कोई भी वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर सकती है, गति कर सकती है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक। जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं उसे ही कहते हैं सापेक्ष। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। अब आते हैं चरक। चरक जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, और ये आयुर्वेद के आचार्य थे। आज भी जो डॉक्टर होते हैं ये चरक संहिता को पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या किया था, अश्वघोष के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अश्वघोष के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। और अब हमने देखा था वसुमित्र, नागार्जुन, चरक। ठीक है, देखिए हमने बार बार कहा है कि जो कनिष्क था, कनिष्क जब बौद्ध धर्म से प्रेरित हुआ तो उसको लगा कि सारे मगर मुक्ति का मार्ग है तो ये मुक्ति का मार्ग हमें बौद्ध मार्ग ही दे सकता है। जो बौद्ध धर्म है यही हमें मुक्ति का मार्ग दे सकता है। इस कारण उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म रियल बात है, कहा जाए कि अपने समय का सबसे उत्तम धर्म था। ठीक है, जब बौद्ध धर्म का निर्माण किया गया और बौद्ध धर्म का कहते हैं कि प्रचार हो रहा था, तो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बौद्ध धर्म ने जो लोकल लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में अपने प्रचार किए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग तो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी चर्चा होती रहे। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कहते हैं कि मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जिसमें देखा गया है कि उसने घुटने तक चोंगा पहना है और पैरों में भारी जूते पहने हैं। जैसे मथुरा में इसकी एक मूर्ति मिली है, अगर आप देखेंगे कई जगह की एक मूर्ति जो होती है, हाथ उसका कटा हुआ है, गला कटा हुआ है, लेकिन लंबा सा चोंगा और एक भारी सा बूट वाला जूता पहना हुआ जो मूर्ति दिखाई देता है, वो मूर्ति जो है कनिष्क की है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, कनिष्क एक चीन के शासक होते हैं जिनका नाम होता है पांचाओ। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पांचाओ, पांचाओ। कनिष्क और पांचाओ जो चीन के राजा होते हैं, ठीक है, शासक होते हैं, पांचाओ, पांचाओ से युद्ध होता है। इस युद्ध में कनिष्क हार जाता है, लेकिन पुनः जब कनिष्क पांचाओ से युद्ध लड़ता है तो उस समय पांचाओ हार जाते हैं और कनिष्क की विजय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार कनिष्क क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी चाइना पर भी कब्जा कर लेता है। क्लियर। अब कनिष्क को तांबे के सिक्के पर बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया। जैसे एक तांबा का सिक्का मिला है, देखिए हमें किसी भी राजा महाराजा जो प्राचीन काल के हैं उनके जो स्रोत हमें मिलते हैं या तो अभिलेख के द्वारा मिलेंगे या तो क्या होंगे, सिक्के के द्वारा मिलेंगे। और किसी के द्वारा, हमारे पास कोई ऐसा थोड़ी था कि हम जाकर वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए और रिकॉर्ड करके लाके दे दिए। जो अभिलेख मिल रहे हैं उससे हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, जो पुस्तक मिल रहे हैं उनसे जानकारियाँ मिल रही हैं, और जो सिक्के मिलते हैं ये हमें उनके बारे में जानकारी देते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल के जितने अभिलेख हैं और जितने सिक्के हैं उनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कनिष्क को तांबे के सिक्के पर बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है कि ये क्या कर रहा है, कि ये बलि दे रहा है। ठीक है, तो ये किस पे दिखाया, कौन से सिक्के पे, तो तांबे के सिक्के पे। अब कनिष्क के बाद कौन होता है, हुविस्क शासक बनता है। ठीक है,
और आपको पता है कि कल्हड़ ने एक राजतरंगी की रचना की थी, राजतरंगिणी की रचना की थी। और इसमें बताया कि हुविस्क ने कनिष्क जो कश्मीर है वहाँ पे हुविस्कपुर या हुस्कपुर की स्थापना की है। ठीक है, जो हुविस्क है इसने कल्हड़ के राजतरंगिणी के अनुसार इसने हुविस्कपुर या हुस्कपुर की नगर की स्थापना की है। अब हुविस्क के भी सिक्के जारी किए और इसके सिक्के पर शिव, स्कंद और विष्णु के आकृति क्या हुए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा जो था कनिष्क के बारे में जो हमने स्टडी किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो इसकी होगी वो होगी क्या बोलते हैं, इनके प्रशासन के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में जो मौर्योत्तर काल के थे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। क्लियर।